हाय स्टूडेंट, आज हम 12th साइंस के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं जो न्यू सिलेबस में आया है, जिसका नाम रोटेशनल डायनामिक है। वैसे चैप्टर बहुत ही इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर बहुत टफ है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं, टर्मिनोलॉजी समझते हैं। स्टूडेंट, पहला टर्म जो आता है उसका नाम मोशन है। मोशन क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, उस फिनोमेनन को कहते हैं मोशन। और दूसरा आता है टर्म रेस्ट। वैसे रेस्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ जगहों पर हम यूज करेंगे रेस्ट। व्हाट डू मीन बाय रेस्ट? अगर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, उस फिनोमेनन को कहते हैं रेस्ट। जैसे एक कार है, कीचड़ में फंस गई है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसका टायर घूम रहा है, लेकिन वह अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहा है ना, जहां का वहीं है, तो उस फेनोमेनन को कहेंगे रेस्ट। और फिजिक्स में जहां पर हम मोशन और रेस्ट की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स में टर्मिनोलॉजी क्या दिया है हमारे। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। स्टूडेंट, डायनामिक जो है मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है, तो घबराइए नहीं। चलिए हम स्टडी करते हैं, देखते हैं ये सब क्या है। तो स्टूडेंट, पहला जो टर्म हमने पढ़ा मोशन, क्या पढ़ा मोशन में? कि ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अपने पोजीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे। जो मोशन होता है स्टूडेंट, बेसिकली बेसिक लेवल पर, 12th ग्रेड लेवल पर दो टाइप का होता है। पहले वाले का नाम लीनियर मोशन और दूसरे वाले का नाम एंगुलर या सर्कुलर मोशन। ये मोशन हो गया। What do you mean by linear motion? A motion in a straight line. ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। एक सीधी लाइन में मोशन हुआ, कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन। और स्टूडेंट, अगर हम मोशन करते हैं किसी सर्कुलर ट्रैक पर, किसी सर्कुलर पाथ पर, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं, एक सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल पर अगर हम मोशन करते हैं, कहां पर मोशन करते हैं? सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल पर। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो, अगर गोल गोल घुमा रहे हो तो आप जाने अनजाने में एक सर्कल क्रिएट कर दे रहे हो। और ऐसा मोशन जो सर्कल के सरकमफियरेंस पर हो रहा हो, आप कहां मोशन कर रहे हो? सरकमफियरेंस पर कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, सर्कल क्रिएट हो गया, बीच में सेंटर होगा, आप सेंटर पे नहीं कर रहे हो, कहां कर रहे हो? आप उसके सरकमफियरेंस पर कर रहे हो। ऐसा मोशन जो सर्कल के सरकमफियरेंस पर होता है उसे एंगुलर या सर्कुलर मोशन कहते हैं स्टूडेंट। होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन के टर्मिनोलॉजी पर है स्टूडेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां से आपके फिजिक्स में एक नया वे आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं आगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन जो है स्टूडेंट, ये दो टाइप के होता है। एक होता है यूसीएम और एक होता है नॉन यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं। स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक राउंड लिया, जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जो भी टाइम लगा, सपोज दैट 25 मिनट लगा, तो ये 25 मिनट क्या है? टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड 25 मिनट। अगेन अगर घूमता है 25 मिनट लेता है, दैट मींस सेम पाथ पर मोशन किया, टाइम पीरियड कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर टाइम पीरियड चेंज हो जाए, नेक्स्ट टाइम इसी पाथ पर मोशन हो, 24 मिनट लगे या 26 मिनट लगे, टाइम पीरियड चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ? चेंज हो गया, उस मोशन को कहेंगे
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट ऑल प्लैनेटरी मोशन आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जितने भी प्लैनेटरी मोशन है, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमारे वॉच के अंदर क्या है? हैंड है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और हार हैंड। इनका भी टाइम पीरियड होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है महाराष्ट्र स्टेट सीईटी में। क्या क्वेश्चन था मैं क्वेश्चन भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं टाइम पीरियड बता दूं आपको। सेकेंड हैंड की बात करो स्टूडेंट, तो जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी टाइम पीरियड का मैं आपको फार्मूला भी पढ़ाऊंगा। अब ये नहीं टाइम पीरियड का सर फार्मूला 1/n होता है, वो वाला फार्मूला नहीं, अलग फार्मूला हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड वो 60 सेकेंड है। सिंपल से लैंग्वेज है, एक राउंड मारने में कितना टाइम लिया? 60 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 60 सेकेंड। लेकिन अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड की स्टूडेंट टाइम पीरियड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। एक राउंड लेने में कितना मिनट? 60 मिनट। और टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट होता है हमने 11th ग्रेड में पढ़ा है। क्या पढ़ा था? सेकेंड होता है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। मैं अगर हार हैंड की बात करूं स्टूडेंट, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? अब यहां पर मस्त आंसर करना सर हार हैंड का भी 60 हार। नो, एक राउंड लेने में 12 हार लगता है स्टूडेंट। तो एक राउंड 12 हार, मिनट में कन्वर्ट किया 60 इंटू 60 सेकेंड। ये मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, यानी ये हार हैंड का टाइम पीरियड है इन सेकेंड। एक और वर्ड जान लेते हैं स्टूडेंट, स्पिन ऑफ अर्थ टाइम पीरियड। एक राउंड लेने में वो 12 घंटा नहीं 24 घंटे लेता है। एक रोटेशन, रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन, याद रखना। अर्थ दो मोशन करता है। हम रोटेशनल डायनामिक पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल डायनामिक क्या है। मैंने शुरुआत ही नहीं किया रोटेशनल डायनामिक की। अभी रोटेशनल डायनामिक में हम देखेंगे अर्थ रोटेशनल मोशन भी करता है, अर्थ सर्कुलर मोशन भी करता है। दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है स्टूडेंट। तो स्पिन ऑफ अर्थ 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि स्पिन ऑफ अर्थ और हार हैंड के टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा? क्या रेशो हो सकता है बताइए? दोनों डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इसको मैं T1 ले लेता हूं और इसको T2 ले लेता हूं, तो T1:T2 क्या आएगा? 1:2। अरे सब तो कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 12, 12 2 जा। अगर इसका स्पिन पूछता तो 2:1। तो ऐसा पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यूसीएम हमें समझ में आ गया, नॉन यूसीएम समझ में आ गया, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया स्टूडेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने कहा एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसा केपलर ने कहा है। केपलर का लॉ ऑफ 11th ग्रेड के ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि केपलर ने ऐसा कुछ कहा था। ऑल प्लैनेटरी मोशन कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट टॉपिक का नाम फिर से देखिए, क्या नाम है? रोटेशनल डायनामिक। ऐसा मोशन जो किसी एक्सिस पर हो, सर्कुलर मोशन, ध्यान रखो, ऐसा सर्कुलर मोशन जो किसी एक्सिस पर हो, फिक्स्ड एक्सिस पर हो। जैसे पंखा घूमता है घर के अंदर एक एक्सिस पर, उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ऐसा सर्कुलर मोशन जो कहां पर हो? किसी फिक्स्ड एक्सिस पर हो, क्या कहेंगे उसे? रोटेशनल मोशन। इसके लिए स्टेटमेंट सुनिए, ऑल रोटेशनल मोशन आर सर्कुलर मोशन बट ऑल सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए एक फिक्स एक्सिस की जरूरत है और सर्कुलर मोशन के लिए एक्सिस नहीं चाहिए। जैसे आप गोल गोल साइकिल घुमा रहे हो, देखो मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा,
एकदम डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज में बात करूंगा तो घबराइएगा मत। तो आप गोल गोल क्या घुमा रहे हो? साइकिल घुमा रहे हो। तो साइकिल आप गोल गोल अगर घुमा रहे हो किसी एक लड़की के चारों तरफ, तो वो लड़की आपकी एक्सिस थोड़ी है, आपसे बधी थोड़ी है। एक्सिस तब होता जब वो आपसे क्या होती? जुड़ी हुई होती। अब ये नहीं कि सर वहां इनविजिबल फोर्स है, प्यार है, ये वो नहीं होता फिजिक्स में। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आप कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हो तो एक्सिस वहां पर नहीं होता है। एक्सिस नहीं है तो वो रोटेशनल मोशन नहीं है। फैन कौन सा मोशन करता है? एक्सिस पर, यह एक रोटेशनल मोशन है। ऐसे कई सारे जगहों पर। तो अर्थ दो मोशन करता है अपने ऑर्बिट में। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो कितने मोशन करता है? दो मोशन। ऐसा अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो एक मोशन वो अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ते रहता है, दैट इज सर्कुलर मोशन, और एक मोशन वो अपने एक्सिस पर करता है, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और उसी एक्सिस वाले मोशन को हम स्पिन ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं स्टूडेंट। डे और नाइट उसी की वजह से होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो वेदर चेंज होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये अर्थ के कौन से मोशन की वजह से आते हैं? सर्कुलर मोशन की वजह से आते हैं। जो ऑर्बिट में मोशन होता है उसकी वजह से होता है स्टूडेंट। कुछ ऐसे टर्म्स है जो मोशन से जुड़े हुए हैं, मोशन ना हो तो वो टर्म अराइज ही नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये ऐसे टर्म्स हैं जो मोशन से जुड़े हुए हैं। तो हमने मोशन कितने टाइप का पढ़ा? दो टाइप का। पहला मोशन कौन सा? लीनियर मोशन। दूसरा मोशन कौन सा? एंगुलर मोशन। अगर मोशन दो टाइप का हो गया तो जो जुड़े हुए चीजें हैं वो भी तो दो टाइप के हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं अगर किसी देश में एक ही पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, तो सब लोग उसके साथ रहेंगे। लेकिन उसी देश में अगर दो पार्टी बनती है तो लोग क्या होंगे? दोनों से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? कुछ लोग उससे जुड़े होंगे, कुछ लोग इससे जुड़े होंगे। ऐसे ही जब मोशन दो टाइप के हो गए तो कुछ कंपोनेंट लीनियर के होंगे, कुछ कंपोनेंट किसके होंगे? एंगुलर के होंगे। तो मोशन से जुड़े हुए कंपोनेंट भी कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। तो स्टूडेंट जो पहला टर्म है कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और दूसरा टर्म मैंने लिखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। 12th फिजिक्स में हम सबसे ज्यादा इसी सब टर्म्स को यूज करने वाले हैं। एंगुलर पार्ट को समझते ही ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज सच सच बता दो, डिस्प्लेसमेंट भी पता है कि नहीं? सबसे बड़ी चीज यही है कि डिस्प्लेसमेंट पता है या नहीं पता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट से हम पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी, फिर उससे पढ़ेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। पता चला हमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता है तो आगे के टर्म्स हम पढ़ के क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक पोजीशन है, पोजीशन का नाम ए। पोजीशन मतलब कोई जगह, मान लो XYZ यार। एक पोजीशन बी है, यहां आने के 3-4 रास्ते हैं। या मान लो आप हो, आपके गर्लफ्रेंड का घर है। देखो मैं फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे टर्म्स को यूज करूंगा, बार बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूंगा, तो घबराना नहीं। पूरी फिजिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे वर्ड पर काम करती है। तो ये आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, 3-4 रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। एक ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया। बस सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि ऊपर वो अपने टेरिस पर खड़ी है, आप अपने टेरिस पे खड़े हो, रस्सी फेंक के सीधा चले जाओ। वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों जन के बीच में। अरे भाई आप रस्सी फेंक दो छत से छत तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। लेकिन आप नीचे से घूम के जाते हो, सबसे पहले अपने टेरिस से नीचे उतरोगे, फिर उसके घर तक जाओगे। यानी आप पूरा जो पाथ कवर अप किए, ये पूरा पाथ, इस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। होल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी is called distance and the shortest distance between 2 points is called
डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट होगा, जो छत पे रस्सी फेंक के गए, वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां डिस्प्लेसमेंट है, दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा है, यानी हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है पी क्यू डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैंने कहा डायरेक्शन नेसेसरी है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो ये पूरा, ये मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पी आर इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो मोशन के डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट लाइन में, उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? एक्स। जिसका यूनिट होगा, यूनिट तो आप वेल अवेयर हो, डिस्प्लेसमेंट यानी एक लेंथ है, यूनिट इसका मीटर होगा, एसआई यूनिट में। इसका डायमेंशन की अगर बात करूं स्टूडेंट, तो डायमेंशन क्या होगा? लेंथ है L1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, M0 T0। डायमेंशन को किसके अंदर लिखते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो घबराना नहीं, इसका मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एंगुलर मोशन होगा तो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सेंटर है, ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है स्टूडेंट? सपोज दैट ये वो है, P है। व्हाट इज दिस? रेडियस है। तो स्टूडेंट एक चीज बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां P से कौन से पोजीशन पर पहुंच जाए? Q। अब यहां पर कुछ एंगल क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ? क्या एंगल है? थीटा। किसकी वजह से हुआ? रेडियस के मोशन की वजह से। रेडियस जब मोशन किया तो हुआ, ऐसा घड़ी में होता है ना। सपोज दैट यहां पर हमारा मिनट हैंड, हार हैंड कुछ है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया। अब बताओ, अगर इस पोजीशन को मैं ए लेट कर लेता हूं तो रेडियस के मोशन की वजह से कुछ एंगल क्रिएट हुआ, इसी एंगल को हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल which is changed by the radius, swept by the radius, traced by the radius are called angular displacement. radius motion वर्ड यूज कर लेना, radius motion। यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट आपको ये एक वर्ड याद आ जाए क्या? ऐसा यूनिट 7 नहीं 9 होते हैं। कौन कौन से? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बाकी तो 7 आप पढ़े हो ना, 2 और एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो वहां पे था एंगल, एंगल का यूनिट रेडियन, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन। अफसोस के साथ एक बात कह रहा हूं, यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स में एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी भी कितने टाइप के हो जाएंगे? 2, लीनियर वेलोसिटी और दूसरा वाला कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। आज तक जो भी वेलोसिटी आप पढ़ते आए, v से पढ़ते आए थे, याद आया? v था। व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी। और अब वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ओमेगा से मोस्टली। कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू dx बाय dt। फार्मूला होता है स्टूडेंट, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। चलो इसी फार्मूले से डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज d और डेल्टा इन फिजिक्स? d या डेल्टा कहीं पर किसी भी चीज के आगे लगे तो स्मॉल चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं? यहां पर कोई चीज 10 थी, यहां 20 हो गई। अब ये चीज मैं बोल रहा हूं, ये नहीं मीटर ये वो कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या मैं कहूं यहां वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहां 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो चेंज कितना हुआ? तो कहोगे सर 20 माइनस 10, यानी वेलोसिटी v यहां v1 यहां v2, तो आप क्या किए? v2 माइनस v1 किए, यानी दैट इज डेल्टा v। ये डेल्टा क्यों लग गया? चेंज बताने के लिए। किसके अंदर? वेलोसिटी। ऐसे d जहां या डेल्टा जहां लगा रहे, क्या कहता है?
चेंज, स्मॉल चेंज या चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आप नीचे वाले को पर यूनिट करिए, तो चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। या टाइम अपॉन में हो तो एक वर्ड कहा जाता है स्टूडेंट रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये मत कहिएगा सर चेंज इन टाइम क्यों नहीं बोल रहे, उसके आगे भी टी लगा हुआ है, क्योंकि टाइम इनिशियल हमेशा 0 ही लिया जाता है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट चलिए हम इसका यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, v का, x का हमने पढ़ा मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। डायमेंशन देख लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या था, आपको याद होगा इसका डायमेंशन L1 था, इसका डायमेंशन क्या होगा T1 होगा, तो ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा डायमेंशन L1 T⁻⁻1, m है नहीं है 0 डाल दिया मैंने, ये डायमेंशन हो गया। स्टूडेंट इसका डायमेंशन यूनिट देखते हैं, क्या होगा यूनिट डी थीटा, रेडियन पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, टाइम का सेकेंड, तो रेडियन अपॉन सेकेंड, दैट मींस रेडियन पर सेकेंड, याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन देखो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन होगा, जो डायमेंशन लेस होगी जैसे डी थीटा डायमेंशन लेस होगा 1 लिख दिया, T⁻1 हो जाएगा। तो m क्या हो गया हमारा 0, l क्या हो गया 0, T⁻1, ये किसका डायमेंशन है स्टूडेंट, ओमेगा का। प्लीज आप यूनिट याद रखना क्योंकि यूनिट का बहुत ज्यादा काम है। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को a से फॉर्मूला dv/dt, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से फॉर्मूला dω/dt। होप आपको समझ में आ गया होगा। d मींस चेंज, v इज लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लीनियर एक्सेलरेशन, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली change in angular velocity per unit time angular acceleration, या the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। स्टूडेंट यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट अभी मीटर पर सेकेंड था अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। इसका यूनिट क्या था रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें इसके डायमेंशन की बात करनी है, तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट हमने इसका डायमेंशन क्या पढ़ा था, m0 L1 T⁻1 पढ़ा था, और इसका डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट T1, टाइम का डायमेंशन T1, तो ऊपर ले जाइए m0 L1 T⁻2, ये डायमेंशन हो गया। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, ओमेगा का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था T⁻1 अपॉन टाइम T⁻1, तो ये T⁻2 ऊपर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट m0 L नहीं है 0 लेंगे T⁻2, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, यानी v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, a और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है v एंड ओमेगा में। v हमको पता है लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। OP एक रेडियस है, सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन Q पोजीशन पर पहुंचता है तो व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल
एंड ये क्यूपी क्या है? क्यूपी एक आर्क है। क्या है क्यूपी? आर्क। इस आर्क को हमने ले लिया एक्स है। तो इसको टोटल दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लोअर ग्रेड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद होगा एंगल यहां पर क्या है स्टूडेंट? थीटा। आर्क क्या है हमारा? एक्स। रेडियस क्या है हमारा? आर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब पहला मेथड देखते हैं, यहीं पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, रिस्पेक्ट टू एक्स हम मोस्टली डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? dx बाय dt इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाय dt। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, dx बाय dt v होता है r, और d थीटा बाय dt क्या होता है? ओमेगा। तो हमें एक नया फार्मूला मिल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? v is equal to r into omega. That means linear velocity is equal to radius into angular velocity. न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। और दूसरा मेथड देखते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेथड मान लेते हैं। दूसरे मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो किस तरह सॉल्व होगा? अब देखो स्टूडेंट, ये थीटा एंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा एक बैग तो घूम नहीं जाएगा, थोड़ा 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 करके घूमेगा। मान लो इस पोजीशन पर पहुंच गया, पोजीशन का कोई भी नाम ले लेते हैं, पोजीशन का नाम ले लिया मैंने, टी पोजीशन पर पहुंच गया। तो यहां पहुंचा तो कुछ एंगल बना होगा, एंगल कितना क्रिएट हुआ? तो कहा यहां थीटा था तो ये डी थीटा या डेल्टा थीटा है। यहां आर्क कितना था? एक्स, तो हमने आर्क को रख दिया dx, ये dx है। ऐसे यहां पहुंचेगा, हर बार वो थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा, यानी डी थीटा चेंज करेगा स्टूडेंट। डी थीटा चेंज करके टोटल कितना चेंज कर देगा? 360। अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो 360 चेंज हो जाएगा। फिर से यही फॉर्मूला मैं लगाता हूं। क्या फॉर्मूला हमें पता है? फॉर्मूला हमें पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये तो पता ही है ना। तो एंगल क्या है यहां पे? अब मैं डी थीटा की बात कर रहा हूं। आर्क क्या है हमारा? dx बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा? dx इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। होप इतना तो आपको समझ गया होगा कैसे आया। अब हम देखते हैं बोथ साइड डिवाइड बाय dt। दोनों साइड अगर मैं dt से डिवाइड करता हूं कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं, दोनों साइड इक्वल वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? dx बाय dt हो जाएगा। अब देखो यहां प्लस होता तो दोनों को डिवाइड करते, लेकिन इनटू है, किसी एक को ही डिवाइड कर सकते हैं। r इंटू डी थीटा बाय dt। याद होगा dx बाय dt हमको पता है क्या होता है? v r, और डी थीटा बाय dt हमें क्या पता है? ओमेगा। यानी हमको एक फार्मूला मिल गया स्टूडेंट। क्या फार्मूला मिला? v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये बहुत सिंपल इक्वेशन था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे वहां भी यूज करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल करेंगे तो भी यूज करेंगे। अब दूसरा रिलेशन देखेंगे, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों में क्या रिलेशन है चेक करते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा स्टूडेंट, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आया था या नहीं आया था ये आंसर? यस। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? dv बाय dt r इंटू डी ओमेगा बाय dt। तो dv बाय dt क्या होता है स्टूडेंट? a r, और डी ओमेगा बाई dt हमने क्या पढ़ा? ये अल्फा होता है। यानी हमको पता चल गया लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दो फार्मूले और हैं,
उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ डेरिवेशन करते हैं इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट ये दो टर्म है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन, वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को? टी से। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। पंखा 1 सेकेंड में कितनी बार घूमता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पंखा एक बार घूमने में जितना टाइम लिया क्या है उसका? टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में जितनी बार घूमा वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से, न्यू से, एन से, ऐसे टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वेव ऑप्टिक्स या वेव की बात करें तो न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ कॉमन टर्म है, कहीं भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है मोस्टली। तो चलिए टाइम पीरियड अब लीनियर और एंगुलर फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होप आपको लोअर ग्रेड का ये फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी के बेस पर दोनों को हम डिराइव करेंगे। तो देखिए, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पर मोशन करता तो रेडियस कितना होगा? आर होगा रेडियस उसका। अब एक चीज बताइए, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस क्या होता है? उसका सरकमफिरेंस ही उसका डिस्टेंस होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? v, लीनियर मोशन कर रहा है। डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफिरेंस यानी 2 पाई आर। टाइम यानी टाइम पीरियड, एक राउंड लेने में जो टाइम लेगा टाइम पीरियड। तो हमें फार्मूला पता चल गया, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। और t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर बाई वी। ये लीनियर फॉर्म में टाइम पीरियड का फार्मूला मिल गया। मैंने आपको कहा था टाइम पीरियड का नया फार्मूला देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखते हैं तो यहां 1 हाइड है, 1 अपॉन टी क्या होता है स्टूडेंट? n। तो हमें v क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर n। ये फार्मूला जस्ट फार्मूले के तौर पर इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं 12th में इस फार्मूले को। चलिए एक और देख लेते हैं। ये लीनियर फॉर्म में हुआ, एंगुलर फॉर्म में देखते हैं। तो स्पीड क्या है एंगुलर फॉर्म में? ओमेगा। डिस्टेंस क्या होगा एंगुलर फॉर्म में? एंगल ही होगा, ये थीटा ऐसे पूरा घूमेगा, यानी कितना एंगल हो जाएगा? 2 पाई। टाइम क्या होगा? टी। तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, 2 पाई बाई टी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और टाइम पीरियड निकालना हो तो t इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इस फॉर्मूले को भी हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला था। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो स्टूडेंट ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा गया है, और 2021 का जो एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार नहीं पूछा गया है। तो स्टूडेंट पूछने का सबसे ज्यादा चांस है इस बार। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो वैसे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं एनसीईआरटी लेवल या सीबीएसई नीट लेवल पर तो बहुत बड़ा है। अभी मैं कहूंगा न्यूटन के इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड ऑल, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा यार। सिंपल सा शब्द में सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। तो उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट की तरह होती है। क्यों होती है आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, कहीं फ्रिक्शन की वजह से होता है, ऐसे कई सारे रीजन है, ऐसा टेंजेंट होती है वेलोसिटी। पढ़ेंगे, घबराना नहीं। ये रेडियस है, रेडियस ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। तो
तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके सेंटर में एक फोर्स लगता है अलोंग द रेडियस। रेडियस के साथ कहां लगता है? सेंटर में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होता है स्टूडेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने फोर्स का नॉर्मल फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मा, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। प्रॉब्लम यह है, एक डेरिवेशन करने वाले हैं, A इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r होता है। v स्क्वायर बाय कैसे होता है अभी हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में है सॉल्व करने के लिए। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यह सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हुआ लीनियर फॉर्म में। लेकिन एंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, बट v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। याद आया, मैंने कहा था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। यहां v है क्या? हाँ, तो f इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? m इंटू r। v के पोजीशन पर हम क्या लिखेंगे? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? r, 1r कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल गया f इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में हुआ? एंगुलर फॉर्म में। किसका फार्मूला है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स का। समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सेंटर में अलोंग द रेडियस एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता, अगर कोई फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ये तो इनवर्ड फोर्स था, आउटवर्ड फोर्स लगता है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं स्टूडेंट। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमें डिफरेंस बताना है, मोस्टली 2 मार्क का आता है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मैं डिफरेंस बता देता हूं। तो डिफरेंस नंबर 1 सुनिए। जैसा कि हमने कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक इनवर्ड फोर्स है, टुवर्ड द सेंटर लगता है, और यह फोर्स कौन सा है? आउटवर्ड फोर्स है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रियल। 11th ग्रेड में चैप्टर एक फोर्स करके चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर रियल एंड सूडो फोर्सेस, 2 टाइप के फोर्सेस आपने पढ़ा है। रियल फोर्सेस में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे फोर्सों को पढ़ा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है जो इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से जनरेट होता है। रियल फोर्स का आपने डेफिनेशन यही पढ़ा था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। सूडो मतलब फॉल्स फोर्स है। 2 पॉइंट का डिफरेंस आपको समझ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, जो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे आप लीनियर फॉर्म में लिखिए या एंगुलर फॉर्म में लिखिए, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट, वह है F इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाय r, और F इज इक्वल टू माइनस mr ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। और यही बात अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो प्लस कर दीजिएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्लस होता है। 3 डिफरेंस हो गया, छोटे छोटे डिफरेंसेस बता रहा हूं, वैसे बहुत सारे हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल लिख दीजिए चौथे पॉइंट में। एग्जांपल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल हो गया। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल अब बोल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है